नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव 2026। ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के सबसे वाइब्रेंट राज्यों में से एक में एकदम जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हम आज मैक्रो लेवल के स्टेट ट्रेंड से लेकर माइक्रो लेवल के वार्ड नतीजों तक हर एक चीज का डेटा के आधार पर विश्लेषण करेंगे। ओके, चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन चुनाव में वास्तव में क्या हुआ। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम चुनावी मंच की तैयारी देखेंगे, फिर प्रमुख खिलाड़ियों और विसंगतियों पर बात करेंगे, उसके बाद मतदान प्रतिशत के अंतर को समझेंगे, फिर शुरुआती रुझानों और जीतों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे समग्र चित्र यानी द बिग पिक्चर। सेक्शन 1 चुनावी मंच की तैयारी और गुजरात के लोकतांत्रिक अभ्यास का पैमाना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.18 करोड़। जी हाँ, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये उन एलिजिबल वोटर्स की कुल संख्या है जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रजिस्टर करना और फिर वोटिंग करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। और खास बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पहली बार वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करके ये चुनाव करवाए गए। और देखिए, ये 4.18 करोड़ लोग सिर्फ किसी एक चुनाव के लिए वोट नहीं डाल रहे थे। ये पूरा का पूरा इलेक्शन 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में फैले हुए लगभग 9,200 से भी ज्यादा सीटों के लिए था। लेकिन इसमें जो सबसे ऐतिहासिक बात है ना, वो है 9 नवनिर्मित नगर निगमों में पहली बार होने वाली वोटिंग। नवसारी और गांधीधाम जैसे नए कॉर्पोरेशंस में पहली बार लोग अपना वोट डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रमुख खिलाड़ी और विसंगतियां, यानी मतगणना से पहले के विवाद और नए नियम। अब चुनाव के दिन से थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसा नियम बदला जिसने पूरी की पूरी चुनावी बिसात को ही पलट कर रख दिया। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का कोटा 10% से बढ़ाकर सीधा 27% कर दिया गया। और इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों और उम्मीदवारों के चयन पर पड़ा। 27% आरक्षण का मतलब था कि जमीनी स्तर पर ओबीसी नेताओं की बहुत बड़े पैमाने पर एंट्री। इसने राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वो अपने पुराने पारंपरिक उम्मीदवारों को बदलें। और यही वजह है कि इन चुनावों में हमें कई नए चेहरे जीतते हुए दिखाई दिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसने गुजरात की पॉलिटिक्स के सोशल डायनामिक्स को पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। और आरक्षण के अलावा एक और चीज जिसने काफी सुर्खियां बटोरी, वो थी 722 सीटों पर बिना किसी चुनाव के, यानी निर्विरोध जीत। और ये सभी सीटें सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खाते में गई। अब इसे लेकर दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही गई। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दावा है कि 1663 उम्मीदवारों में जो नाम वापस लिए हैं वो डराने, धमकाने और पैसों के प्रलोभन के कारण हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि ये जो भी निर्विरोध जीते हुई हैं वो पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर हैं और सिर्फ नगर पालिकाओं तक ही सीमित हैं। तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा नंबर जुड़ चुका था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मतदान प्रतिशत का अंतर यानी शहरी उदासीनता बनाम ग्रामीण भागीदारी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये साफ साफ दिखने वाला अंतर। पूरे राज्य का औसत मतदान 57.08% रहा। लेकिन जरा इसे ध्यान से देखिए, नगर निगमों में यानी बड़े शहरी इलाकों में वोटिंग सिर्फ 49.41% हुई। काफी कम है ना? लेकिन जैसे ही हम गांव की तरफ बढ़ते हैं, ये कहानी एकदम बदल जाती है। नगर पालिकाओं में वोटिंग लगभग 60% थी और तालुका पंचायतों में तो ये आंकड़ा 62.05% को भी पार कर गया। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का अपनी लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ाव शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। शहरी इलाकों की अगर बात करें तो वहां भी काफी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। एक तरफ वापी नगर निगम है जहां जबरदस्त 72.29% मतदान हुआ और दूसरी तरफ नया बना गांधीधाम नगर निगम जहां सिर्फ 46.03% वोटिंग हुई, जो कि सबसे कम है। इसे देखकर एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या नए शहरी निकायों में लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, शुरुआती रुझान और जीत, यानी अब तक का स्कोर बोर्ड। सुबह 8 बजे जब कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए और फिर ईवीएम खुली और शुरुआती रुझान आते ही एक ट्रेंड सा सेट होने लगा।
सेंट्रल गुजरात और आदिवासी बहुल इलाकों में गोधरा नगर पालिका में बीजेपी ने 44 में से 4 सीटों पर शुरुआती जीत दर्ज कर ली। बोरेली में 28 में से 6 सीटें उनके पास चली गईं। दाहोद में भी बीजेपी 6 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखी। तो शुरुआती घंटों में ही रूलिंग पार्टी का पलड़ा भारी नजर आने लगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कुछ पॉकेट्स में समीकरण बदल भी रहे हैं। मेन फाइट भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी आप एएपी ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड 2 में उन्होंने लीड ली, जूनागढ़ के मालिया हाटी में अपनी पहली जीत दर्ज की और गिर सोमनाथ के लालपुर तालुका पंचायत में भी जीत हासिल की। तो ये एक नया ट्रेंड है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, समग्र चित्र और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? एक भारी निर्विरोध शुरुआत, बड़े पैमाने पर ग्रामीण मतदान और नया 27% ओबीसी आरक्षण। इसका गुजरात के जमीनी लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मतलब है? एक तरफ रूलिंग पार्टी का मजबूत दबदबा है, तो दूसरी तरफ आप जैसी पार्टी कुछ जगहों पर अपना स्पेस बना रही है। और सबसे खास बात, जो नया ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है वो निश्चित तौर पर गुजरात में लीडरशिप की एक बिल्कुल नई जनरेशन को तैयार कर रहा है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि जब फाइनल नतीजे पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे तो ये नए सोशल समीकरण राज्य की पॉलिटिक्स को किस दिशा में लेकर जाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।